ऑल माय डियर स्टूडेंट, पीसीबी एंड पीसीएम की केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, जिसके अंदर हमारा टॉपिक था जो चैप्टर का नाम ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था के अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड पढ़ रहे थे, ठोसों का वर्गीकरण, जिसमें हमने पहला क्लासिफिकेशन में पहला पॉइंट आणविक ठोस के बारे में कंप्लीट कर लिया था, जिसमें कुछ एक दो पॉइंट रह गए थे। लास्ट वाला जो हमारा पॉइंट था आणविक ठोस होने के बाद हमने दूसरा स्टार्ट कर दिया था आयनिक ठोस, और आयनिक ठोस में एक दो पॉइंट रह गए थे। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट चल रहा था आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जैसे कि वे ठोस जो आयनों से मिलकर बने होते हैं, ये हम कह रहे थे जो धनायन या ऋणायन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हमने आयनिक ठोस कहा था। तथा इनके आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, जो कि प्रबल बल होने के कारण ये जो ठोस होते हैं कठोर तथा भंगुर प्रकृति के होते हैं, तथा इनके गलनांक और गगनांक के मान क्या होता है, उच्च होते हैं। इसके अतिरिक्त हमने आयनिक ठोस की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि ये ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन गलित अवस्था में इनके जलीय विलयन में मुक्त आयनों के प्रवाह के कारण ये विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रॉपर्टीज और भी थी, हम लिखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी क्या है, आयनिक ठोस की, कि आयनिक ठोस में प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल उपस्थित होने के कारण ये दृढ़ या मजबूत, ऐसे लिख लो, ये कठोर प्रकृति के होते हैं, कठोर प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि आयनिक ठोस में आणविक इकाइयां नहीं पाई जाती है। देखो, आणविक इकाइयां पाई जाती है आणविक ठोस में। कौन से ठोस में पाई जाती है? आणविक ठोस में। हम कौन से ठोस पढ़ रहे हैं? आयनिक ठोस। तो इसमें तो आयन पाए जाएंगे, ना कि कोई अणु पाए जाएंगे। ये आयन होते हैं जो क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं, एक क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण करते हैं, इसलिए इन आयनिक ठोसों को क्रिस्टलीय ठोस के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे कि आयनिक ठोसों में आणविक इकाइयां नहीं पाई जाती है। इनमें उपस्थित आयन क्रिस्टलीय जालक का निर्माण करते हैं, क्रिस्टलीय जालक का निर्माण करते हैं। इसलिए इस प्रकार के ठोस को
क्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं। अब क्रिस्टलीय ठोसों के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे इसके उदाहरण NaCl, KCl, इसके अलावा Al2SO4 का एल्युमिनियम सल्फेट, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, आयनिक ठोस के, इन्हें नोट कर सकते हैं। आयनिक ठोस के बाद में हम जो तीसरे प्रकार का ठोस पढ़ेंगे वो होगा हमारा धात्विक ठोस। तो तीसरा प्रकार का ठोस है हमारा धात्विक ठोस। देखो, धात्विक ठोस को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए धातु क्या होती है। तो धातु क्या होती है, जिसके बारे में आप 9th-10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। धातु वह स्पीशीज होती है जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है, अर्थात वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है उसे हम कहते हैं मेटल। मेटल मीन्स क्या होता है, धातु। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे मेटल को, धातु को। देखोगे वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उस तत्व को धातु कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, धातु तो इलेक्ट्रॉन त्यागती है, इसलिए सामान्यतः धातु पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और अधातु है जो इलेक्ट्रॉन क्या करती है, ग्रहण करती है, इसलिए अधातु पर हमेशा ज्यादातर नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे बात करें हम सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर बदलता है Na+ और 1 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन है जो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इसमें बदल जाती है F-। अर्थात ये तो क्या हो गई, अधातु, और ये क्या हो गई, धातु। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागे वो तो होती है धातु, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे वो होती है अधातु। इलेक्ट्रॉन के त्यागने पर तो बनता है धनायन, और इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने पर बनता है क्या, ऋणायन। जैसे आकर नोट करोगे। अब इसके बाद हम बात कर रहे थे धात्विक ठोस की। तो नाम से पता लग रहा है, हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वे ठोस जो धातुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम कौन से ठोस कहते हैं, धात्विक ठोस कहते हैं। ये कहते हैं जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, मेटल होते हैं, धातु होती है, उन ठोस को हम कौन से ठोस कहते हैं, धात्विक ठोस कहते हैं। या मैं इसकी दूसरी परिभाषा दे सकता हूँ धात्विक ठोस की, कि वे ठोस जिनके धनायन इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में डूबे हुए होते हैं, और इन धनायनों को नाम दिया है कर्नेल। क्या नाम दिया है, कर्नेल। तो इस प्रकार की व्यवस्था होती है धात्विक ठोस में, कि ये धातु होती है जो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन त्यागती है। जब धातु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो इलेक्ट्रॉन के त्यागने पर
समुद्र में। तो इस प्रकार से जब इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में जिन ठोसों के अंदर मेटल डूबे हुए होते हैं, ऐसे ठोस को कौन सा ठोस कहते हैं? धात्विक ठोस कहते हैं। तो यहाँ पर धात्विक ठोस की परिभाषा लिखेंगे। धात्विक ठोस वे ठोस जिनके अवयवी कण धातु होते हैं, उन्हें धात्विक ठोस कहते हैं। या इसकी दूसरी परिभाषा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वे ठोस जिनके धनायन, और धनायन का दूसरा नाम क्या हो रहा है साइंटिस्ट ने कर लिया, जिनके धनायन इलेक्ट्रॉन के समुद्र में, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में वितरित होते हैं, वितरित होते हैं, उन्हें धात्विक ठोस कहते हैं। उन्हें धात्विक ठोस कहते हैं। यहाँ पर जो अपन ने पॉजिटिव चार्ज बता रखा है वो तो धात्विक धनायन, धातु के धनायन। धातु धनायन का मतलब किसके धनायन है, और इन धनायनों को किस नाम से जाना जाता है? कर्नेल। और ये जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मैंने दर्शा रखे हैं, इसको अपन ने एक साथ लिख दिया इलेक्ट्रॉन का समूह, इलेक्ट्रॉन का समूह। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो पाई जाती है धात्विक ठोस में। कौन से ठोस में पाई जाती है? धात्विक ठोस में। अब आपने सोचा होगा कि ये धात्विक ठोस में मैंने धनायन कम लिखे और इलेक्ट्रॉन ज्यादा लिख दिए, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए? तो ध्यान रखना, धातु एक धातु दो या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का भी क्या कर सकती है? त्याग कर सकती है। एक ही धातु है जो एक इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकती है, दो इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकती है, तीन भी त्याग सकती है। जैसे एग्जाम्पल है मैग्नीज। मैग्नीज 7 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर अपने ऊपर +7 पॉजिटिव चार्ज क्या कर सकता है? स्टेबल कर सकता है। इस प्रकार से धातु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर इलेक्ट्रॉनों का समुद्र बनाती है। जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी तो यहाँ पर धातु के स्वयं के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। तो इसे धात्विक धनायन कहेंगे, जिसका दूसरा नाम क्या है? कर्नेल। और ये धात्विक धनायन है जो इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में क्या होता है? वितरित होते हैं। तो इस प्रकार से बनी व्यवस्था को कौन से ठोस कहते हैं? धात्विक ठोस कहते हैं। अब धात्विक ठोसों की भी विशेषताएं हैं। जिस प्रकार से धातु के अंदर गुण पाए जाते हैं, धातु के अंदर क्या गुण प्रॉपर्टी पाई जाती है कि धातु के अंदर आघात वर्धता, तन्यता, चमक, ये सभी गुणधर्म किसके होते हैं? धातु के होते हैं। इसी प्रकार से धात्विक ठोसों में भी आघात वर्धता, तन्यता, चमकदार परत आदि ये गुण क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। तथा इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ये ऊष्मा तथा विद्युत दोनों के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। तो यहाँ पर हम इनकी धात्विक ठोस की प्रॉपर्टी और देखेंगे। धात्विक ठोसों में तन्यता, आघात वर्धता, चमक आदि धात्विक गुण पाए जाते हैं। आदि धात्विक गुण पाए जाते हैं। अब ये तो
तो जानते होंगे तन्यता क्या होती है, आघातवर्धकता क्या होती है। तन्यता का मतलब होता है कि धातु को खींचकर उसकी लंबाई में क्या करना, वृद्धि करना, क्या कहलाएगा, तन्यता। खींचकर लंबाई में क्या करना, वृद्धि करना। और दुनिया की सबसे जो तन्य धातु है वो है सोना। दुनिया की सबसे तन्य धातु कौन सी है, सोना। सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने से कितना किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर लंबा। अर्थात 1 ग्राम सोने को खींचकर उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि हो सकती है कि उससे 2 किलोमीटर का लंबा तार बन सकता है। अर्थात दुनिया की सबसे तन्य धातु हो गई, वो कौन सी हो गई, सोना। आघातवर्धकता का मतलब क्या होता है, आघातवर्धकता का मतलब होता है किसी भी धातु को पीट कर या प्रेस करके बल के द्वारा उसे लंबी चादर के रूप में क्या करना, परिवर्तित करना, क्या कहा जाता है, आघातवर्धकता। तो जिस प्रकार से धातु के अंदर तन्यता, आघातवर्धकता, चमक आदि के गुण पाए जाते हैं, उसी प्रकार से धात्विक ठोसों में भी तन्यता, आघातवर्धकता, चमक आदि के गुण पाए जाते हैं। आपको पता है धातु ऊष्मा तथा विद्युत दोनों की सुचालक होती है। उसका रीजन है क्योंकि धातु मेटल के अंदर ये इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं और ये इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कैसे होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ये ऊष्मा तथा विद्युत दोनों के क्या होते हैं, सुचालक होता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम लिखेंगे कि धात्विक ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये ठोस ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक, ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक का मतलब तो जानते हो, विद्युत के सुचालक तो आपने करंट के, विद्युत धारा के प्रवाह के द्वारा देख सकते हो। ऊष्मा के सुचालक का तात्पर्य क्या है, जैसे आप किसी लकड़ी की छड़ को गर्म करते हो अगले सिरे से, तो लकड़ी की छड़ का जिस हिस्से को आप पकड़े हो वो क्या गर्म हो जाता है। फिर इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल आप ऐसे देखोगे कि लोहे की छड़ ली और लोहे की छड़ को अगले सिरे से गर्म करते हो, तो आप देखोगे कुछ समय पश्चात वो जो अगले सिरे से गर्म कर रहे थे वो ऊष्मा प्रवाहित होती 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 आपने जहाँ तक अंतिम सिरे से पकड़ रखा था वो सिरा भी आपको गर्म महसूस होने लगेगा। तो ये सब जहाँ पर ऊष्मा का, विद्युत का, दोनों का सुचालक होना किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। किसके कारण होता है कि एनर्जी का जो प्रवाह करते हैं इसके अंदर गर्म करने पर, वो किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो इस प्रकार से ये हमने जो तीसरा टाइप पढ़ा वो हमारा हो गया धात्विक ठोस का। अब हमारा जो फोर्थ टाइप चलेगा, चौथे नंबर का, वो है हमारा सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। फोर्थ नंबर सहसंयोजक या नेटवर्क। अब देखो सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं। जो सहसंयोजक ठोस जनरली बनते हैं वो होते हैं नॉन मेटल के अर्थात अधातु के। किसके मिलकर बने होते हैं, अधातु के। और नाम से पता लग रहा है इन अधातु या अवयवी कणों के बीच में कौन सा बंध पाया जाए, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब कौन सा बंध पाया जाता है, सहसंयोजक का बंध। तो वे ठोस जो अधातु से मिलकर बने होते हैं तथा जिनके अधातु कणों के बीच में कौन सा बंध पाया जाए, सहसंयोजक बंध पाया जाता है, उसे हम कौन सा ठोस
ठोस कहते हैं, सहसंयोजक। फिर नेटवर्क ठोस इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि आपको पता है जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं अर्थात सहसंयोजक आबंध होते हैं वो प्रबल और दिशात्मक होते हैं। क्या होते हैं? प्रबल और दिशात्मक। 11वीं क्लास में आपने इसका अध्ययन किया होगा। तो प्रबल और दिशात्मक होने के कारण इससे बने जो ठोस होते हैं वो एक लंबी श्रृंखला या लंबे जाल का निर्माण कर लेते हैं। जब लंबी श्रृंखला या लंबे जाल का निर्माण, नेट का मतलब क्या हो गया? जाल, एक बड़ी संरचना या जाल का निर्माण करते हैं। इसलिए इस प्रकार से बने ठोस को कौन सा ठोस कहते हैं? नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। तो लिखोगे इसकी परिभाषा, वे ठोस जिनके अवयवीकरण सामान्यतः अधातु होते हैं तथा जो परस्पर सहसंयोजक आबंध द्वारा बंधित होते हैं। इस प्रकार के ठोस को सहसंयोजक ठोस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम इसके अंदर क्या लिखेंगे कि सहसंयोजक आबंध है जो प्रबल बंध होने के कारण, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण इनके गलनांक और पतनांक के मान कैसे होंगे? उच्च होते हैं, अधिक होते हैं। यानी तो सहसंयोजक आबंध प्रबल बंध होने के कारण इनके गलनांक व पतनांक उच्च होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि सहसंयोजक बंध प्रबल तो होते हैं लेकिन प्रबल बॉन्ड होने के साथ साथ कैसे होता है? दिशात्मक होता है। कोवलेंट बॉन्ड दिशात्मक होने के कारण ये लंबे नेट का या जाल का या लंबी श्रृंखला का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इसलिए इस ठोस को कौन सा ठोस भी कहते हैं? नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर लिखेंगे कि सहसंयोजक बंध प्रबल व दिशात्मक होने के कारण ये लंबी श्रृंखला या जाल का विशाल, लंबे स्थान पर विशाल श्रृंखला या जाल का निर्माण करते हैं। इसलिए इस ठोस को नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। नोट करोगे इसे।
इसके अतिरिक्त सहसंयोजक ठोस के अंदर कि ये विशिष्ट गुण वाले दृढ़ एवं मजबूत ठोस होते हैं। इसके अलावा जनरली जो सहसंयोजक ठोस होते हैं वो विद्युत के तथा ऊष्मा के दोनों के कुचालक होते हैं, जनरली सामान्यतः। लेकिन इसके अपवाद तो आप केमिस्ट्री के अंदर हर जगह मिलेंगे कि सहसंयोजक ठोसों में जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन ये सभी कौन से ठोस है, सहसंयोजक ठोस है, जिसमें से ग्रेफाइट एक ऐसा सहसंयोजक ठोस है जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। उसका रीजन आपको पता है, क्योंकि जो ग्रेफाइट के अंदर षटकोणीय परत पाई जाती है, षटकोणीय परतों के अंदर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कार्बन पर पाया जाता है और उस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले ये विशिष्ट गुण वाले दृढ़ या मजबूत ठोस होते हैं, इसके अतिरिक्त ये ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं। ये ठोस सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन इसका अपवाद आपको बता दिया मैंने, अपवाद कौन सा है, ग्रेफाइट, जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक, जिसको हम अलग से पढ़ेंगे। अब सहसंयोजक ठोस के उदाहरण लिख लो। उदाहरण इसके क्या क्या है, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन आदि, ये सभी किसके उदाहरण हैं, सहसंयोजक ठोस के। अब ऐसे तो अपने सिलेबस में मेंशन कुछ थोड़ा थोड़ा हीरा और ग्रेफाइट के बारे में, और हीरा ग्रेफाइट के बारे में आप पहले से पढ़ते आ रहे हो कि हीरे के अंदर क्या होता है, हीरे के अंदर प्रत्येक कार्बन का जो संकरण होता है वो होता है sp3। sp3 का मतलब इसकी चतुष्फलकीय संरचना पाई जाती है और चतुष्फलकीय ज्यामिति में व्यवस्थित होकर ये एक विशाल संरचना का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं, हीरा कहते हैं। हीरे में प्रत्येक कार्बन का संकरण ध्यान रखना है आपको। संकरण कौन सा होता है, sp3 होता है, जिसमें ये कार्बन मिलकर चतुष्फलकीय संरचना या ज्यामिति का क्या करता है, निर्माण करता है। हीरा एक ठोस या कठोर पदार्थ होता है जिसका उपयोग कांच, पत्थर आदि को काटने में किया जाता है। किसका उपयोग, हीरे का उपयोग। तो हम सबसे पहले इसी के अंदर कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं हीरे के बारे में। सहसंयोजक ठोस के उदाहरण हैं। इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके, तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लिखाना, केवल आपको जनरल चीज बताऊंगा कि हीरे में प्रत्येक कार्बन का संकरण कौन सा होता है, sp3 होता है, जिसकी ज्यामिति कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है और ये ठोस या कठोर प्रकृति का होता है। इसलिए इसका उपयोग कांच, पत्थर आदि को काटने में किया जाता है। तो लिखोगे हीरा एक ठोस या कठोर सहसंयोजक ठोस होता है, जिसमें प्रत्येक कार्बन sp3 संकरित अवस्था में पाया जाता है, जो चतुष्फलकीय ज्यामिति में व्यवस्थित होता है।
चतुष्फलकीय ज्यामिति में व्यवस्थित होता है। हीरे का उपयोग कांच, पत्थर आदि को काटने में किया जाता है। अब हीरे के बारे में सामान्य जनरल प्रॉपर्टीज तो आप कुछ भी लिख सकते हो कि हीरा चमकदार होता है, ठोस होता है, कठोर प्रकृति का होता है। तो प्रॉपर्टी हमको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ दो चीज ध्यान रखने की है कि हीरे में कार्बन परमाणु का संकरण क्या होता है, sp3, तथा ये कार्बन परमाणु कौन सी ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, चतुष्फलकीय ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, तथा हीरे का उपयोग किस काम में किया जाता है, कांच, पत्थर आदि को काटने में किया जाता है। अब हीरे के बाद में हम दूसरा पढ़ेंगे ग्रेफाइट। और हीरा विद्युत का क्या होता है, कुचालक। तो एक लाइन में लिखना चाहता हूँ कि हीरा विद्युत का कुचालक, हीरा विद्युत का कुचालक, हीरा विद्युत का कुचालक। नोट करो इसे। हीरा के बाद दूसरा सहसंयोजक ठोस है, नेटवर्क ठोस है हमारा, वो कौन सा है, ग्रेफाइट। हीरे के बाद हम किसकी चर्चा करेंगे, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में ध्यान रखने की चीज क्या है, आपको ये ध्यान रखना है, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु का संकरण होता है, वो होता है sp2, जबकि हीरे में क्या होता है, sp3 संकरित कार्बन परमाणु पाया जाता है, ग्रेफाइट में sp2 संकरित कार्बन परमाणु पाया जाता है। हीरे में ये चतुष्फलकीय ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, जबकि ग्रेफाइट में ये षटकोणीय ज्यामिति या षटकोणीय परतों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, एक परत के ऊपर दूसरी परत, दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत, और ये परत एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, फिसलती है, इसलिए ग्रेफाइट होता है जो मुलायम होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, मुलायम होता है। और ग्रेफाइट ध्यान रखना, हीरा विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, क्योंकि ग्रेफाइट में कार्बन के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही ग्रेफाइट विद्युत का क्या हो जाता है, सुचालक हो जाता है। तो लिखेंगे हम ग्रेफाइट के अंदर कि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित अवस्था में, sp2 संकरित अवस्था में पाया जाता है, जो कि षटकोणीय परतों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ये षटकोणीय परत, ये षटकोणीय परत एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होती है, अब व्यवस्थित होती है एक दूसरे के ऊपर और एक दूसरे के ऊपर फिसलती है, अर्थात ये ग्रेफाइट होता है मुलायम पाउडर होता है। क्या होता है, ये मुलायम होता है।
इसका उपयोग ग्रीस के रूप में भी करते हैं। जो मशीनरी आती है मशीनरी में किसका चून डालते हैं, ग्रेफाइट का, जो उनके घर्षण बल को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो यहाँ पर लिखोगे कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। सबसे पहले तो ये इंपोर्टेंट है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि ग्रेफाइट में कार्बन के पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है। तो हमने आज की क्लास में ठोसों का वर्गीकरण कंप्लीट कर लिया है। हमने आज की क्लास में धात्विक ठोस पढ़े, आयनिक ठोस में जो कुछ रह गया था वो पढ़ा, तो उसके बाद हमने सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस पढ़े। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।